डीएनए मित्रों, डीएनए की शुरुआत आज हम गरुड़ पुराण में लिखे एक प्रसिद्ध श्लोक के भावार्थ के साथ करेंगे। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के 5वें अध्याय में लिखा है, जो व्यक्ति मंदिर, देवता या धार्मिक कार्य के लिए समर्पित धन का दुरुपयोग करता है वो कठोर दंड और पाप का भागी बनता है। लेकिन जब किसी के अंदर मानवता निम्नतम स्तर पर पहुंच जाए तो उसके लिए अहंकार और धन ही सब कुछ हो जाते हैं। ऐसे ही निकृष्ट लोग धर्मस्थलों पर भी चोरी में शामिल रहते हैं। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की चोरी भी ऐसे ही अधर्मी लोगों ने की। दान चोरी के 8 आरोपियों से आज जेल में पूछताछ हुई। ये देवधन की चोरी के आरोपी हैं, लेकिन सवालों के घेरे में राम मंदिर का प्रबंधन देखने वाले चंपत राय भी हैं। उनकी भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह है। चंपत राय उन लोगों में शामिल हैं जिन पर 100 करोड़ सनातनियों की अटूट आस्था के साथ छल करने के आरोप लग रहे हैं। चंपत राय की नाक के नीचे जो कुछ हुआ, उसने ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका दे दिया जो कल तक राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते रहे, राम मंदिर पर सवाल उठाते रहे और बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आपदा में भी अवसर तलाशने वाले ऐसे लोग न सिर्फ धन चोरी के बहाने हिंदू मुस्लिम वाला शातिर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सनातन व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसीलिए आज हम राम मंदिर दान चोरी से आहत बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के पाखंड का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, महात्मा गांधी जी का मानना था कि यदि हमारे काम में पवित्रता और पारदर्शिता नहीं होगी तो हम उन लोगों को खुद ही एक हथियार सौंप देंगे जो हमारे विचारों और सिद्धांतों को नष्ट करना चाहते हैं। राम मंदिर में आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वालों ने अपने अपवित्र चरित्र के कारण यही मौका असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को दे दिया है। मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी अयोध्या राम जन्मभूमि पर आए अदालती फैसले के विरुद्ध बोलते रहे। वो बार बार ये कहते रहे कि बाबरी मस्जिद को भारतीय मुसलमानों से बेहद व्यवस्थित तरीके से छीना गया। जो असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर को नाइंसाफी का प्रतीक बताते रहे, उन्हें भी राम मंदिर के दान चोरों ने बोलने का अवसर दे दिया है। ओवैसी और उनके वैचारिक साथी राम मंदिर में हुई चोरी पर कटाक्ष कर रहे हैं। बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ओवैसी राम मंदिर में हुई चोरी से बहुत ही आहत दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ही शातिराना अंदाज में राम मंदिर की चोरी को लेकर हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके वैचारिक साथी मंदिर में हुई चोरी पर अपनी व्यथा कैसे जाहिर कर रहे हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। असदुद्दीन ओवैसी भी कभी कभी अच्छी और सच्ची बात बोल जाते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर 2 कानून है, एक मुसलमान के लिए, एक हिंदू के लिए। इतनी बड़ी चोरी, यानी इसको अगर आस्था की चोरी कहा जाए तो मजाक नहीं होगा। सुना आपने, जय श्री राम का उद्घोष सुनकर भड़कने वाले राम मंदिर में दान चोरी से कितने आहत हैं। मित्रों, ये असदुद्दीन ओवैसी और साजिद रशीदी राम मंदिर पर जो चिंता दिखा रहे हैं वो चिंता नहीं है, बल्कि पाखंड की पराकाष्ठा है। ये विशुद्ध रूप से दिखावा है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ट्रस्ट में एक मुसलमानों को भी रखना चाहिए था, मुसलमान को। सोचिए कितना शातिर नैरेटिव है कि बातों बातों में कह दिया कि मंदिर का एक ट्रस्टी मुसलमान भी होना चाहिए। मतलब ओवैसी साहब चाहते थे कि अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को भी जगह मिलनी चाहिए। इसे आगे बढ़ाते हुए वो और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो वहां घपला नहीं होता, और अगर होता भी तो मामला वहीं बंद हो गया होता। ओवैसी साहब, जिस संस्था में सिर्फ मुसलमान ही होते हैं वहां भी जमकर धन की लूट होती है और बिना किसी जवाबदेही के मामला एक तरह से बंद ही हो जाता है। सब चुप्पी साध लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर की फिक्र करने के बजाय आपको कहां ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता है। वक्फ संपत्तियों के आधिकारिक डेटाबेस के मुताबिक देश भर में 58,898 से अधिक वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे या फिर हेर फेर के मामले दर्ज हैं।
2012 में कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जांच में राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों और राजनेताओं की मिलीभगत से करीब 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 27,000 एकड़ वक्फ जमीन में हेर फेर का खुलासा हुआ। यह कोई छोटी चोरी नहीं थी कि दान के बक्से से कैश गायब हो गया। यह सिस्टम और सत्ता की मिलीभगत से हुआ घपला था, लेकिन उस पर इतनी फिक्र किसी ने नहीं की जितनी चिंता अभी राम मंदिर को लेकर हो रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी जमकर घपले के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्ला खान पर 32 लोगों की अवैध रूप से वक्फ बोर्ड में भर्ती करने और फंड का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। और हां, जिस तेलंगाना में ओवैसी साहब रहते हैं, वहां तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उसके अधिकारियों और स्थानीय भू माफियाओं की मिलीभगत से महेश्वरम, मलकनगिरी और गुट्टल्ला बेगमपोर्ट जैसे प्रमुख इलाकों में करीब 40,000 करोड़ रुपए मूल्य की हजारों एकड़ वक्फ जमीन की अवैध खरीद बिक्री और हेरफेर की गई। और सुनिए, कोर्ट की फटकार के बावजूद बोर्ड ने जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तब ओवैसी साहब ने यह नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड में कुछ हिंदू होते तो हेरफेर नहीं होता, लेकिन आज जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की शिकायत दर्ज हुई तो ओवैसी मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को शामिल करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, हर जगह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में घपलेबाजी की खबरें सामने आई हैं। और ये कौन चला रहा है? ये एक संस्था के अधीन है और नए वक्फ कानून बनने से पहले उस संस्था में सभी सदस्य मुसलमान ही थे। ओवैसी साहब बताएंगे कि मुसलमानों के होते हुए भी घपलेबाजी कैसे हो गई। क्या इसके लिए किसी आरोपी का एनकाउंटर हुआ? क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर में चोरी के नाम पर ओवैसी साहब मुसलमानों का नाम लेकर विलाप करते हुए शातिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस राम मंदिर को लेकर जिससे ओवैसी साहब का ना तो कोई लेना है और ना ही कोई देना है। ओवैसी साहब विख्यात बैरिस्टर हैं। वो जानते होंगे कि वक्फ की संपत्ति गरीबों और निर्धनों के लिए होती है और वहां जमकर घपलेबाजी हो रही है। ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये व्यवस्थित तरीके से होने वाली संगठित लूट है जो अलग अलग राज्यों में बरसों से चल रही है। विडंबना यह है कि वक्त संपत्तियों में हेरफेर हो रही है, लेकिन उसकी परवाह ना तो ओवैसी साहब को है और ना ही मौलाना रशीदी को। उन्हें फिक्र है राम मंदिर में हुई दान चोरी की। बताइए, अगर ओवैसी और उनके वैचारिक साथी राम मंदिर में हुई चोरी और उसको लेकर हो रही कार्रवाई से इतने ही अधिक आहत हैं, उन्हें राम मंदिर से इतना ही प्रेम है, तो क्या वो राम मंदिर जाएंगे? और अगर ये सवाल उनसे पूछा जाएगा तो वो तपाक से बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने लगेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओवैसी और उनके साथी आहत नहीं हैं, बल्कि आडंबर कर रहे हैं। वो एक शातिर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, कहीं भी अपराध हो, कहीं भी चोरी हो, कहीं भी लूट हो, एक भारतीय होने के नाते उस पर बोलने का अधिकार सबको है। लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जब उस अधिकार में मजहबी राजनीति की मिलावट हो तो सवाल पूछने वालों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। और यही प्रश्न चिन्ह आज ओवैसी और मौलाना रशीदी जैसे लोगों पर लग रहा है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सिर्फ ओवैसी या मौलाना रशीदी नहीं, विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। उसके नेता मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके विरोध जताना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट भी एक तरफ मंदिर में धन चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक साथ सबको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वो आज मंदिर जाने के लिए मचल रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। राम मंदिर में धन चोरी पर राजनीति करने वालों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। यह सही है कि राम मंदिर में कुछ लोगों ने महापाप किया है, लेकिन उस पाप का हिसाब करने के लिए कानून अपना काम भी कर रहा है। 8 आरोपी अयोध्या की जेल में बंद हैं।
आज मुख्य जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी जेल पहुंचे। वहां उन्होंने दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। अविनाश शुक्ला वही आरोपी है जिसके पास से 5 जून को 58 लाख रुपए बरामद हुए थे। उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। इससे पहले कल दान चोरी मामले में एक और अहम शख्सियत से पूछताछ हुई थी। यह शख्सियत है चंपत राय। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णय, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई तरीके के सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चोरी की जानकारी मिली वो सक्रिय हो गए। उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा और एफआईआर भी कराई। उन्होंने स्वीकार किया कि मंदिर में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव से जुड़े सवाल पूछने पर चंपत राय ने कहा कि वो बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि रिश्तेदारों या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंदों को काम दिया गया। इसमें केवल मेरी ही नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी जिक्र किया। लोगों को रखने में उनकी सिफारिश भी होती थी। ज्यादातर मदद गरीब और जरूरतमंदों की गई। चंपत राय ने कहा ये लोग ऐसा करेंगे ये सोचा नहीं था। उनके बयान का मिलान बाकी गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाएगा। मित्रों, सूत्रों ने यह भी बताया है कि पूछताछ के दौरान चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चंपत राय अपने कार्यकाल के दौरान मंदिर में हुई दान चोरी से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वो राम मंदिर के मुख्य प्रबंधकीय चेहरे थे। चंपत राय राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे, लेकिन मंदिर में उनकी सहमति के बिना कुछ होता नहीं था। वो एक तरह से सर्वे सर्वा थे। यानी आप कह सकते हैं मंदिर तो रामलला का था, लेकिन राम मंदिर में राज चंपत राय का चलता था। और जब उनके प्रबंधकीय नेतृत्व में चोरी हुई तो सवाल भी उन्हीं से, और वो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। जांच टीम ने उनसे सिर्फ पूछताछ की है। ये वही चंपत राय हैं जिन पर सीधा आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों के खिलाफ शिकायतों को नजरअंदाज किया। इसी वजह से चंपत राय के करीबी करोड़पति हो गए। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। टिन्नू यादव को दान प्रबंधन और काउंटिंग रूम जैसी अति संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया था। सवाल है क्या चंपत राय को आभास नहीं था कि टिन्नू यादव क्या कर रहा है? एसआईटी की जांच में यह भी पता चला कि चंपत राय को यह जानकारी थी कि उनके अधीन काम करने वाले लोग चढ़ावे के धन में हेराफेरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वो समय रहते एक्शन लेते तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती, लेकिन चंपत राय ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? सोचिए, जिस शख्स पर पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी वो इतना लापरवाह था कि शिकायत पर भी ध्यान नहीं दिया। असल में जब कोई व्यक्ति अहंकार में आकंठ डूब जाता है, जब किसी को लगता है कि उससे ऊपर कोई और है ही नहीं, तो वो वही करता है जो चंपत राय कर रहे थे। चंपत राय भले ही खुद को बेकसूर कहें, लेकिन कानून और आस्था की अदालत में वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। न चंपत राय भाग सकते और ना ही कोई दूसरा आरोपी। इसकी जांच पड़ताल हो रही है। मंदिर में जो महापाप हुआ उस पर साधु संत क्या कह रहे हैं, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। सब बाबा झाड़ू लगाने वाले हैं, सब उसको उतना बड़ा पद पर दे दिए। उनका चेहरा देख लीजिए, उनका पूछ लीजिए, उनका परिस्थिति देख लीजिए तो अपने बता देंगे। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। मित्रों, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति देवता की संपत्ति का हरण करता है वो निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होता है। जो आरोपी इस महापाप में शामिल हैं उनका हिसाब हो रहा है, उनकी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ऐसे अधर्मियों ने कुछ ऐसे लोगों को बोलने का अवसर दे दिया जिनकी नजर में अयोध्या का राम मंदिर शुरू से ही खटकता रहा है, जो वर्षों तक राम मंदिर के अस्तित्व और उसके निर्माण पर सवाल उठाते रहे। वही लोग आज दान चोरी के आरोपों की आड़ में करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट कर रहे हैं। उन्हीं में असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग हैं जो वैसे तो बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आप अभी भी उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल पूछेंगे तो वो बाबरी जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे। लेकिन आज अवसर देखकर राम मंदिर के बहाने सनातनी आस्था का मजाक बना रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने के नाम पर वो इस मौके का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को फिर से स्थापित करने के लिए कर रहे हैं।
मेरे मित्रों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने कहा है कि एक देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होना चाहिए, ना कि भावुकता का प्रदर्शन करना। हमारे देश में कूटनीति से जुड़े एक फैसले पर पिछले कुछ घंटों से सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होगा। 9 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पीएम ईरान क्यों नहीं जा रहे, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत के प्रतिनिधि मंडल में किसे किसे शामिल किया गया है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने वाले सैयद अता हसनैन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं, लखनऊ के शिया परिवार से ताल्लुक रखते हैं, शिया मुस्लिम समुदाय में सम्मानित नाम है। शिया बहुल ईरान के लिए प्रतिनिधि मंडल में सैयद अता हसनैन को भेजना प्रतीकात्मक महत्व रखता है। वहीं पवित्रा मार्गरेटा विदेश राज्य मंत्री है। इनके प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने से साफ है ये प्रतिनिधि मंडल डिप्लोमेसी प्रोटोकॉल के मुताबिक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। लेकिन प्रतिनिधि मंडल के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर कुंठा क्लब एक्टिव हो गया। सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जाने लगे। भारत के इस कूटनीतिक फैसले में अमेरिका और इजराइल के दबाव वाला एंगल तलाशा जाने लगा। कूटनीति में कुंठा क्लब के नैरेटिव वाली मिलावट के साक्ष्य से भरी कुछ पोस्ट्स में आपको मैं न्यूज वॉल पर दिखा देता हूं। और इन पोस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले कुंठा क्लब के किसी भी सदस्य ने पीएम मोदी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं देखा। किसी ने जहमत ही नहीं उठाई कि गूगल सर्च भी कर लेते। अगर एआई पर भरोसा है तो उसी से पूछ लेते। इनका प्री प्लान्ड नैरेटिव तैयार था, बस इसे आगे बढ़ाने के लिए मौके का इंतजार था। जो लोग अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी के नहीं जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि 6 से 11 जुलाई के बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं। ये दौरा पहले से प्रस्तावित है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य का मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता। व्यवहारिक संबंध और राष्ट्रहित ही मित्रों और शत्रुओं को तय करते हैं। ईरान भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल को लेकर कुंठा क्लब जो सवाल उठा रहा है, उसे समझना चाहिए कि कूटनीति राष्ट्रहित और व्यवहारिक संबंधों से संचालित होती है, भावनाओं से नहीं। कोई भी समझदार देश अपने नागरिकों और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही कूटनीतिक फैसले लेता है। यहां हम खासतौर पर कुंठा क्लब के सदस्यों को यह जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि संकट में ईरान के साथ खड़े रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ईरान जाने की संभावना नगण्य है, यानी ना के बराबर है। हर कदम पर ईरान का साथ देने का दावा करने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। ईरान वॉर पर ट्रंप से दूरी रखने वाले यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी अली खामनेई के अंतिम संस्कार से दूर रहेंगे। ईरान के पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शायद ही खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हों। सवाल ये कि आखिर पुतिन, जिनपिंग जैसे ताकतवर नेता खामनेई को आखिरी विदाई देने क्यों नहीं जा रहे, वो भी इस स्थिति में जब उनके हित ईरान से मजबूती के साथ जुड़े। आखिर कूटनीति का ऐसा कौन सा पेच है कि ईरान के करीबी नेता भी दूरी बना रहे हैं। मित्रों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। 17 जून को अमेरिका और ईरान में 60 दिन की शांति वार्ता के लिए एमओयू साइन हुआ। भारत, रूस और चीन समेत हर देश चाहता है कि समझौता हो, लेकिन तनातनी के इस माहौल में कोई भी समझदार देश ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे किसी शांति वार्ता को नुकसान पहुंचे। ईरान में बड़े बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी से शांति वार्ता को लेकर अमेरिका का रुख सख्त हो सकता है। हर समझदार देश ईरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक हित सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से टकराव से भी बचना चाहता है। भारत के लिए ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ईरान ने अपने मिसाइल हमलों में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर और जॉर्डन को भी निशाना बनाया था। भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और रोजगार को सुनिश्चित करना है। भारत के किसी भी कदम से अगर ये खाड़ी देश नाराज हुए तो 1 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और रोजगार का सवाल खड़ा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुचर्चित शब्द है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कूटनीतिक स्वायत्तता।
भारत ने अपने आर्थिक राजनयिक हितों की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रयोग किया है। अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजने के फैसले पर सवाल उठाने वाले जो लोग हैं उनकी शायद स्मृति लोप हो चुकी है। उन्हें याद नहीं कि मार्च और अप्रैल के महीने में भारत ने ईरान को दवाएं और मेडिकल सामान भेजा था, जब ईरान के दूतावास ने भारत को विश्वसनीय और दयालु साझेदार बताया था। वॉर के दौरान भी एलपीजी से भरे जहाज हॉर्मुज से निकलकर भारत आए थे। यानी ईरान से हमारी दोस्ती मानवीय आधार पर है, ये रिश्ता अटूट और मजबूत है। इसलिए अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला अपने एजेंडे के मुताबिक नहीं होने पर भले ही कुंठा क्लब को गलत लग रहा हो, लेकिन यह देश हित में सोच समझ कर लिया गया संतुलित फैसला है। अब हम आपसे ईरान में अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों की जानकारी भी शेयर कर रहे हैं। अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को ईरान अपने इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार बता रहा है। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 6 दिन तक चलेगा। देश के 6 शहरों में अयतुल्ला अली खामनेई को विदाई दी जाएगी। 4 जुलाई को तेहरान से इसकी शुरुआत होगी। तेहरान में अयतुल्ला खामनेई को सार्वजनिक विदाई देने के समारोह की शुरुआत होगी। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 6 जुलाई को तेहरान में इमाम हुसैन चौक से आज़ादी चौक तक 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकलेगा। 7 जुलाई को कोम शहर के फातिमा मासूम दरगाह और जमकरान मस्जिद में कार्यक्रम होंगे। कोम को ईरान की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ नमाज होगी और जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला में अयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई दी जाएगी। ये दोनों शहर शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहर हैं। 9 जुलाई को मशहद इमाम रजा दरगाह में खामनेई को दफन किया जाएगा। मशहद अयतुल्ला खामनेई का गृह नगर है। शिया इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक नेता रहे अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी और जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी थी, इसीलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारियां भी की गई हैं। अयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा का इंतजाम IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंपा गया है। बसीज पैरामिलिट्री फोर्स लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी संभालेंगी। जहां कार्यक्रम होंगे उन शहरों में पानी, भोजन, मेडिकल सर्विस के इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख शहरों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रवेश को नियंत्रित किया गया है। कई शहरों में हाईवे को अस्थायी पार्किंग में बदल दिया गया है। खामनेई के साथ अमेरिकी हमले में मारे गए उनके परिवार के 4 सदस्यों के शव भी शव यात्रा में रहेंगे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जिन्हें देश की नीति नहीं अपना नैरेटिव दिखता है वो किसी भी अफवाह पर यकीन कर लेते हैं। यही एक बार फिर हुआ। कुंठा क्लब के कुछ सदस्यों ने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई कि चीन ने कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जमीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। बिना कोई फैक्ट चेक किए कांग्रेस के नेता इस अफवाह को आधार बनाकर सवाल खड़े करने लगे, लेकिन सेना ने कुंठा क्लब के इस एजेंडे की हवा निकाल दी। सेना ने 2 टूक और साफ साफ कहा यह गलत और आधारहीन खबरें हैं। चीनी सेना ने भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। मित्रों, एक प्राचीन मुहावरा है, आपने भी सुना होगा, अगर कोई कहे कि कौवा कान काट कर ले गया तो कौवे के पीछे भागने से अच्छा है सबसे पहले अपने कान को देखें। यही सलाह आज हम कुंठा क्लब के सदस्यों को देंगे। उन्हें किसी भी भारत विरोधी नैरेटिव के जाल में फंसने से पहले यह देखना चाहिए कि ऐसे नैरेटिव के पीछे उद्देश्य क्या है, कौन लोग इस प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी सी बुद्धि लगाएं और एक बार फैक्ट चेक कर लें तो किसी फर्जी नैरेटिव के जाल में नहीं फंसेंगे। मेरे मित्रों, अब हम बंगाल में आरक्षण से घुसपैठ हटाने वाले फैसले का विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण से मुसलमानों को बाहर कर दिया। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने विधानसभा से पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े 2 संशोधन विधेयकों को पारित कराया। इन विधेयकों के तहत केवल 66 ओबीसी जातियों को शामिल कर आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया गया। आप सोचेंगे कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो 17% आरक्षण पहले मिलता था उसमें जातियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। खासतौर पर एक धर्म विशेष की जातियां काफी थी। अब उन जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर कर दिया गया है। कुल मिलाकर 113 जातियों को ओबीसी लिस्ट से बाहर किया गया है। मित्रों, आरक्षण के नाम पर सालों से छल हो रहा था। आरक्षण पिछड़े वर्ग के नाम पर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इसको मजहबी आरक्षण में बदल दिया गया। यानी लेफ्ट और ममता सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण कोटे में
मुसलमानों की एंट्री करा दी गई। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते थे तो धर्म में जाति ढूंढकर तुष्टीकरण किया गया, लेकिन अब इस तुष्टीकरण पर फुल स्टॉप लग गया है। मित्रों, इस बदलाव को समझने के लिए आपको पहले की व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए। पहले राज्य में ओबीसी आरक्षण को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। ओबीसी ए, जिसमें 10% कोटा था, जबकि ओबीसी बी को 7% कोटा मिलता था। ओबीसी के 17% आरक्षण में कुल मिलाकर 179 जातियां थी, लेकिन इन 179 जातियों में से 118 जातियां मुसलमानों की थी, जबकि हिंदुओं की केवल 61 जातियां थी। सोचिए, आमतौर पर पिछड़ी जाति का मतलब लोग हिंदुओं की पिछड़ी जाति समझते हैं, लेकिन ममता सरकार की ओबीसी लिस्ट में हिंदुओं की केवल 61 जातियां थीं, यानी 1/3। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की 118 जातियां थीं, यानी 2/3। विडंबना भी देखिए, कहा जाता है कि मुसलमानों में जाति प्रथा नहीं है, यानी जाति विहीन धर्म कहा जाता है। दूसरी तरफ बात जब नौकरियों में आरक्षण की हो तो हिंदुओं से 2 गुनी जातियों को आरक्षण मिल जाता है। मित्रों, मौजूदा सरकार ने इसी व्यवस्था को बदला है। अब ओबीसी लिस्ट में केवल 66 जातियां रह गई हैं। इनमें से 54 जातियां हिंदुओं की हैं, जबकि मुसलमानों की 12 जातियों को शामिल किया गया है। पहले 179 जातियों को 17% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब 66 जातियों को 7% आरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं कि ओबीसी लिस्ट में शामिल ये जातियां अंतिम है। कोई भी जाति ओबीसी लिस्ट में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के पास आवेदन कर सकती है। आयोग जांच और सर्वे के बाद राज्य सरकार को किसी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश भेजेगा। मित्रों, बंगाल में ओबीसी आरक्षण का इतिहास 32 साल पुराना है। 1994 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए 7% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उस वक्त इसमें 66 जातियों को शामिल किया गया था, जिनमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम जातियां थीं, यानी लगभग वही व्यवस्था जो अब शुभेंदु सरकार ने लागू की है। लेकिन समय बीतने के साथ इसमें मनमाने ढंग से बदलाव किए जाते रहे। 2010 में लेफ्ट फ्रंट सरकार ने ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया, ओबीसी ए और ओबीसी बी। साथ ही रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर मुस्लिम जातियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2011 में टीएमसी सरकार आने के बाद लिस्ट में मुस्लिम जातियों को जोड़ने का काम और तेज किया गया। कुल मिलाकर 113 नई जातियों को जोड़ा गया। इस तरह ओबीसी लिस्ट में कुल मिलाकर 179 जातियां हो गई। टीएमसी के कार्यकाल में जोड़ी गई नई जातियों में से ज्यादातर मुस्लिम जातियां थी। साथ ही ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण का कोटा 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। सोचिए, तुष्टीकरण का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। नाम ओबीसी आरक्षण का और फायदे का 2/3 हिस्सा मुसलमानों को। भारत के संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण की मनाही है। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते। अनुसूचित जाति कैटेगरी के तहत भी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकते, इसीलिए मुसलमानों को पिछड़ा बताकर आरक्षण दिया जाता है। लेकिन बंगाल में तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण को पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया। चोर दरवाजे से उसमें मुसलमानों की ज्यादातर जातियों को एंट्री दे दी गई। हम इसे चोर दरवाजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट भी इस पर आपत्ति जता चुका है। ममता सरकार की लिस्ट को गैर कानूनी बता चुका है। कोर्ट ने कहा कि नई जातियों को बिना किसी सर्वे में शामिल किया गया, यानी यह पता लगाने की भी कोशिश नहीं की गई कि जिस जाति को ओबीसी लिस्ट में जोड़ा जा रहा है उसमें पिछड़ापन है भी या नहीं। यहां तक कि ऐसे मामले भी आए कि आरक्षण के लिए किसी मुस्लिम जाति के आवेदन करते ही उसे तुरंत आरक्षण दे दिया गया। इसी आधार पर मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी बंगाल की ओबीसी लिस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद ममता सरकार ने हिंदुओं की कुछ और जातियों को इसमें शामिल कर लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी। इसके खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन अब नई सरकार ने लेफ्ट और ममता सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी लिस्ट में किए गए बदलावों को खारिज कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति खत्म है। साथ ही मुसलमानों की जो जरूरतमंद जातियां हैं उनको भी लिस्ट में बनाए रखा गया है। डीएनए मित्रों, अब हम उस यात्रा का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भारत की अटूट आस्था का प्रतीक है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आरंभ होने वाला है, लेकिन 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा पर सीमा पार बैठे आतंकवादियों की नजर गड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है, इसलिए आतंकवादियों के मंसूबे को कश्मीर की बर्फीली वादियों में ही दफन करने के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह रचा गया है। इस अभेद्य चक्रव्यूह में सेना के कितने जवान तैनात हैं, कैसे हाईटेक कैमरे से पूरी यात्रा की निगरानी की जा रही है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है,
आपको ये जानना चाहिए। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए मचान मोर्चा बनाया गया है। ये मचान मोर्चा क्या है, इसकी खासियत क्या है और सुरक्षा बल के जवान यात्रा मार्ग के पास के जंगलों में किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, आपको हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उस स्पेशल ऑपरेशन के बारे में जानना चाहिए जो जवानों ने चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक्स आई, यानी बाज की नजर। इस ऑपरेशन के नाम से ही साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक इस यात्रा को पूरी तरह महफूज रखने की तैयारी है। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सबसे बड़ी तैनाती की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की 670 कंपनियों को तैनात किया गया है। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं, यानी 67,000 सशस्त्र पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के 1 लाख जवानों को यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है, यानी करीब 50 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पर कुल 1,67,000 जवानों की तैनाती होगी, यानी हर 1 किलोमीटर पर औसतन 3,300 जवान निगरानी रखेंगे। यात्रा मार्ग पर 400 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, यानी हर किलोमीटर की निगरानी 8 कैमरों से की जाएगी। यात्रा मार्ग पर कई ब्लाइंड स्पॉट भी हैं, जिनकी निगरानी करने के लिए ड्रोन कैमरों की तैनाती की गई है। इस बार 28 स्पेशल मचान मोर्चा बनाए गए हैं। मचान मोर्चा यानी ऊंचाई पर बनी निगरानी चौकियां और वॉच टावर तैयार किए गए हैं, जहां से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर 22 स्पेशल स्नाइपर टीम्स को भी सटीक और रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया गया है। 6 अति संवेदनशील लोकेशंस पर 14 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स तैयार किए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं। अगर भीड़ में कोई भी ब्लैकलिस्टेड या संदिग्ध व्यक्ति भेष बदल कर आता है तो AI आधारित सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा स्कैन करके कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस बार हर एक श्रद्धालु और हर एक गाड़ी में एक RFID को टैग किया जाएगा। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसकी मदद से हर श्रद्धालु और हर गाड़ी की लोकेशन और मूवमेंट को कंट्रोल रूम से लाइव ट्रैक किया जा सकेगा। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के संभावित हमले का जवाब देने की भी तैयारी कर ली है। यात्रा मार्ग के करीब घने जंगल हैं और इन जंगलों में छिपकर आतंकी हमला कर सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों पर काउंटर अटैक की भी पूरी तैयारी है। आतंकवादियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल का वीडियो विश्लेषण आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे यात्रियों पर 30 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमलों में आतंकी जंगलों के रास्ते आए। यही वजह है कि यात्रा मार्ग के अलावा आसपास के जंगलों को भी सील कर दिया गया है। यात्रा मार्ग पर आसमान से नजर रखने के अलावा पहलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया है। तैनाती के अलावा एक खास मॉक ड्रिल की जा रही है। तब पहलगाम के जंगलों में है और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम एक अभ्यास दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमला होता है पेट्रोल पार्टी पर और उसको कैसे रिएक्ट किया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। दरअसल इस जगह पर आप देखिए एक पेट्रोल पार्टी जा रही थी। इस अभ्यास में दिखाया गया कि उस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है, ग्रेनेड से जो है हमला किया और उसके बाद जो है उन्होंने एकदम से पोजीशन लेकर यहाँ पर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और क्विक एक्शन टीम को भी बुला लिया गया है। इसके जो फॉलोअप में है वो टीम्स रखी गई है यहाँ पर। अमरनाथ यात्रा के लिए इतनी तैयारी क्यों जरूरी है, ये यात्रा इतनी सेंसिटिव क्यों है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1990 से जुलाई 2017 के बीच अमरनाथ यात्रियों पर 36 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 53 श्रद्धालु मारे गए और 167 घायल हुए हैं। लिहाजा आतंकी हमला होने की स्थिति में क्विक रिएक्शन टीम भी तैनात कर दी गई है, जो मिनटों में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचकर आतंकियों को ढेर कर सके। इस तरह के घने जंगलों में भी पेट्रोल जो है लगातार होता जा रहा है और आप देखिए इस तरफ से कैसे क्विक रिएक्शन टीम जो है आ रही है अब, और जो यहाँ पर पेट्रोल पार्टी थी उनकी सहायता के लिए आ रही है। तो इस तरह के अभ्यास जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जॉइंट रिएक्शन टीम है जिसमें ITBP है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का। और अब देखिए कैसे ये ऑफिसर जो है यहाँ पर बिल्कुल वो रियल एक अभ्यास दिखाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और
ये मदद के लिए आ रहे हैं उस पेट्रोल पार्टी के जिस पेट्रोल पार्टी पर आतंकियों ने यहाँ हमला किया था। और मैं आपको बता दूं, पेड़ों की आड़ लेते हुए इन जंगलों में जो है वो लगातार इस तरह की टीम्स रखी गई है जो फॉलो अप के लिए रखी गई है, जिन्हें क्विक एक्शन टीम और क्विक रिएक्शन टीम के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा से पहले इस तैयारी से आतंकवादियों को तो मैसेज गया ही है, साथ साथ श्रद्धालुओं को भी ये साफ संदेश है कि देश के नागरिकों को बिना किसी डर के अपने आराध्य के दर्शन का अधिकार है। और अब हम जानलेवा गर्मी में खुद को पीड़ित महसूस कर रहे यूरोप का डीएनए टेस्ट करेंगे। इन दिनों यूरोप में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन में एसी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ब्रिटेन में लोगों के घर पर पुलिस की रेड इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो गर्मी से बचने के लिए एसी चला रहे हैं। वहां के न्यूज चैनल्स पर इन दिनों प्राइम टाइम डिबेट गर्मी और एयर कंडीशनर पर हो रही है। यानी गर्मी से बचने वाला एसी भविष्य की गर्मी को और बढ़ा सकता है। इसी वजह से ब्रिटेन में एसी को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ जगह लोगों से एसी का कम इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी दावा वायरल हुआ है कि सरकार घर घर जाकर एसी हटवा रही है या फिर पुलिस तलाशी ले रही है। यूरोप के कई देशों में दशकों तक एसी लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहां की इमारतें ठंडी जलवायु को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। लोग बड़ी संख्या में एसी खरीद रहे हैं, लेकिन पर्यावरण से जुड़े संगठन और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर हर घर में एसी लग गया तो बिजली की खपत बढ़ेगी, कोयला और गैस ज्यादा जलाने पड़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा हो जाएगी। भारत में करीब 90% घरों में अभी भी एयर कंडीशनर नहीं है, जबकि यूरोप के कई देशों में दशकों तक एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है कि जिन देशों में पहले एसी लगाना फिजूल माना जाता था, वहीं अब एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी मौसम बदल रहा है और उसके साथ पूरी जीवन शैली भी बदल रही है। यूरोप के इस संकट पर आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ सड़कों पर लोगों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां फायर फाइटर्स आग बुझाने के बजाय भीषण गर्मी से लोगों को बचाने के लिए पानी की बौछार कर रहे हैं। कई शहरों में दुकानों और घरों की खिड़कियों पर खास रिफ्लेक्टिव शीट लगाई गई है ताकि सूरज की गर्मी अंदर कम पहुंचे। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। यूरोप में चल रही लू का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा है। पेरिस में भीषण गर्मी के दौरान मौतों की संख्या बढ़ने के बाद शव गृहों पर दबाव बढ़ गया है। स्थिति ऐसी बनी कि अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर लगाने की अनुमति मांगी गई है ताकि शवों को सुरक्षित रखा जा सके। यूरोप में गर्मी सिर्फ लोगों को परेशान नहीं कर रही, बल्कि शहरों की व्यवस्थाओं की भी परीक्षा ले रही है। अब ये तस्वीर देखिए, सड़क पर डाला गया तारकोल इतना नरम हो गया कि वो पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने पानी उबलते देखा होगा, लेकिन यूरोप में इस बार सड़कें भी गर्मी के सामने जवाब देती दिख रही है। ट्राम गुजर रही है, लेकिन उसके पहिए के साथ तारकोल चिपक कर ऊपर तक लिपट रहा है। यानी सड़क इतनी गर्म हो चुकी है कि इसका ऊपरी हिस्सा रबड़ की तरह मुलायम पड़ गया। जिस यूरोप को ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था, वहां अब पक्षियों को कृत्रिम बारिश की जरूरत पड़ रही है। इस वीडियो में एक व्यक्ति कबूतरों पर पानी का स्प्रे कर रहा है ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। यूरोप की ये तस्वीरें सिर्फ एक हीट वेव की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं टूटेंगे, बल्कि मौसम के साथ हमारी आदतें, हमारे शहर और हमारी सोच भी बदलनी पड़ेगी। डीएनए मित्रों, यूरोप में इस समय गर्मी का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ दिन के तेज तापमान से नहीं है। असली समस्या रात के तापमान की है। यूरोप के कई शहरों में इस वक्त रात भर भी तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच बना रहता है। नतीजा ये कि हवा और जमीन को ठंडा होने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस संकट को और बढ़ाता है हीट डोम। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी उबलते बर्तन पर ढक्कन रख दिया जाए। गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती, नई ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती और कई दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन आखिर ये हीट डोम बनता कैसे है, इसे भी समझिए।
जब महासागर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उससे बड़े पैमाने पर गर्म और नम हवा ऊपर उठती है। इसके बाद वायुमंडल में मौजूद हाई प्रेशर सिस्टम एक बड़े ढक्कन या गुंबद की तरह काम करता है। यह हाई प्रेशर ऊपर उठने वाली गर्म हवा को बाहर निकलने से रोक देता है और उसे वापस नीचे जमीन की तरफ धकेलता है। कुछ यही हाल यूरोप के शहरों का भी हो रहा है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे यूरोपवासी खिड़कियां खोल देंगे तो हवा आ जाएगी, जैसा हमने अपने देश में अक्सर करते भी हैं। लेकिन जानते हैं यूरोप के ज्यादातर घर ठंड रोकने के लिए ही बनाए गए। मोटी दीवारें, डबल ग्लास वाली खिड़कियां, बेहतरीन इंसुलेशन, सर्दियों से बचने के लिए ऐसे ही घर यूरोपीय देशों में बनते हैं। लेकिन हीट वेव में यही घर गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते। यानी यूरोप को सिर्फ सूरज नहीं सता रहा है, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके घर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बदलता हुआ मौसम सब मिलकर इस गर्मी को जानलेवा बना रहे हैं। मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण समाज की उस मानसिकता से जुड़ा है जो तेजी से संवेदनहीन होती जा रही है। पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किला कभी अपने गौरवशाली मराठा इतिहास के लिए जाना जाता था। लोग यहां छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की वीर गाथाओं को महसूस करने आते थे। लेकिन आज की तारीख में इस किले का महत्व ही बदल गया है। इसकी पहचान बदलने की कोशिश हो रही है। इस किले की पहचान उस सिया के नाम से कराई जा रही है जिसने कुछ दिन पहले यहां खाई से गिराकर अपने मंगेतर को मार डाला। यहां पर्यटक सिर्फ इसलिए जुट रहे हैं ताकि वो देख सके कि सिया ने अपने होने वाले पति को कहां मारा था। ये लोग इस किले के इतिहास को जानने नहीं आ रहे, बल्कि उनकी दिलचस्पी उस गहरी खाई में है जहां सिया ने केतन को धक्का दिया था। इस जगह को कुछ लोग सिया पॉइंट कहने लगे हैं। आज उन लोगों को समझना होगा कि सिया पॉइंट वाली सोच मजाक नहीं है, खतरनाक है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोहगढ़ किले में लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोग किले में ही फंस गए। दावा किया जा रहा है कि लोग उस जगह को देखने के लिए उत्सुक हैं जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया। हमारी टीम इस भीड़ का सच जानने के लिए लोहगढ़ किला पहुंची। किले पर भारी भीड़ तो नहीं थी क्योंकि पुलिस ने जांच के लिए किले को एक दिन के लिए बंद कर दिया। लेकिन वहां पहुंचे लोग क्या कह रहे हैं, आपको ये जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। सिया! लोहगढ़ किले का इतिहास और उसका प्राकृतिक सौंदर्य ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पर्यटकों का नजरिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किले पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में अब तक करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। पहले इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती थी। लोहगढ़ किले पे आए हो जी? किस वजह से आए थे? हम लोग ये देखने आए थे, यहाँ सुसाइड हुआ है, पता चला यहाँ पे ऐसा हुआ है तो देखने आए हम। क्या हुआ, क्या पता चला आपको? वो ही सुसाइड किया था, प्री वेडिंग कुछ करने आए थे बर्थडे का, तो लेडीज उसके जो फियांसे थी उसने धक्का दे दिया था। वो पॉइंट देखने के लिए खास आप यहाँ पे? हाँ, तो इसलिए वो व्यू पॉइंट देखने के लिए आए थे। सिया पॉइंट देखने के लिए आए थे? देखने ही आए थे, बट अभी तो बंद है, जाने नहीं दे रहे। ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई मर्डर स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट बन गया। सिया पॉइंट की तरह ही मेघालय में कथित सोनम पॉइंट भी है। सिया गोयल से पहले सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय में चेरापूंजी के पास की पहाड़ियों से धक्का दे दिया था। आज की तारीख में वो पहाड़ी भी मेघालय में टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन गई है। लोग उस जगह जाकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं, रील बना रहे हैं। जहां से किसी को धक्का दे दिया गया था, ये सोचने वाली बात है। जहां किसी की दर्दनाक मौत हुई, उस जगह पर जाकर लोग क्या तलाश रहे हैं। डीएनए मित्रों, आपको ये जानना चाहिए कि इस तरह के टूरिज्म को एक नाम दिया गया है, डार्क टूरिज्म। जब लोग ऐसी किसी जगह की यात्रा करते हैं जिसका इतिहास या वर्तमान मृत्यु, त्रासदी, विनाश, हत्या या किसी बड़े अपराध से जुड़ा हो, तो उसे डार्क टूरिज्म कहा जाता है। आमतौर पर पर्यटन का मतलब शांति, प्राकृतिक सौंदर्य या ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। लेकिन डार्क टूरिज्म में मुख्य आकर्षण मौत और खौफ होता है। शुरुआत में लोग इसे ऐतिहासिक त्रासदियों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के रूप में देखते थे। इतिहास की हुई बड़ी त्रासदियों की जगहों पर आज भी सालाना लाखों लोग जाते हैं। डार्क टूरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण पोलैंड का ऑस्विट्ज कैंप है। लोग वहां हिटलर की यातना शिविरों को देखने के जाते हैं। लोग इस जगह को देखने जाते हैं जहां हिटलर ने 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आज की तारीख में एक नए तरीके का डार्क टूरिज्म शुरू हो गया है। लोग ऐतिहासिक घटनाओं की जगह उन जगहों पर जाने की जिज्ञासा रख रहे हैं
जहां किसी की हत्या या मौत हुई। लोग मेघालय की पहाड़ियों से लेकर लोहगढ़ के किले पर जा रहे हैं। लोग बुराड़ी के उस घर को देखने जा रहे हैं जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। टीएनए मित्रों, अब हम विदेशी चंदे पर निगरानी को लेकर सरकार की नई पहल का विश्लेषण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज विदेशी चंदे को लेकर अपग्रेडेड पोर्टल को लॉन्च कर दिया। सरकार के द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद इसका कुछ संगठनों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। खासतौर पर केरल और तमिलनाडु में मिशनरीज इसके खिलाफ है, कुछ राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन सरकार ने आज अपग्रेडेड पोर्टल लॉन्च करके साफ कर दिया कि वो इस कदम से पीछे नहीं हटेगी। इस पोर्टल की शुरुआत होने से दूसरे देशों से आने वाले चंदे पर रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। यानी अगर किसी गलत मकसद से विदेशी चंदा आएगा तो उसकी पहचान हो सकेगी। साथ ही इसमें विदेशी चंदे को लेकर बनाए गए नए नियम के प्रमुख प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। मित्रों, विदेशी चंदे को लेकर नए नियम 23 जून को लागू किए गए थे और अब एक हफ्ते के भीतर नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया। ये दोनों फैसले इस बात का संकेत हैं कि सरकार विदेशी फंडिंग का सख्ती से ऑडिट और ट्रैकिंग करना चाहती है। राजनीतिक गतिविधियों, धर्मांतरण या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में विदेशी चंदे का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। साथ ही सरकार ने विदेशी चंदे को लेकर कागजी कार्रवाई में कमी करके उन एनजीओ को सुविधा भी दी है जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों कदम सुधार और सख्ती का मिला जुला रूप है। मौजूदा समय में देश भर में लगभग 14,500 ऐसे संगठन हैं जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत चंदा लेने की अनुमति है, लेकिन इसको लेकर चिंता भी जताई जा रही थी। आरोप लगते हैं कि चंदे का सहारा लेकर विदेशी एजेंडे को बढ़ावा दिया जाता है। खासतौर पर धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों में पैसे के इस्तेमाल को लेकर सरकार को फिक्र है। धार्मिक गतिविधियों को तो इजाजत है, लेकिन विदेशियों से पैसे से धर्मांतरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इसी को देखते हुए नियमों में बदलाव किए गए और अब नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए FCRA के नियमों में क्या बदलाव किया गया है। अब विदेशी चंदा लेने वाले संगठनों को केवल बैलेंस शीट दिखाने के अलावा विदेशी धन के उपयोग का सटीक उद्देश्य बताना होगा। उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी बताना होगा जहां यह पैसा खर्च किया जाएगा। विदेशी चंदा देने वाली संस्थाओं को वो पैसा कहां से मिला, इसके मूल सोर्स की पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की अनुमति के बिना विदेशी नागरिक अब संस्थाओं में प्रमुख पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे। एनजीओ और उनके प्रमुख पदाधिकारियों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होगी। इसके अलावा FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर विदेशी चंदे और संपत्ति पर सरकार के द्वारा नियुक्त विभाग का नियंत्रण होगा। डीएनए में आज का संदेश। धन की दुनिया में एक अनमोल दर्शन छिपा है। पुअर क्लास अभाव में जीता है, मिडिल क्लास दबाव में जीता है और रिच क्लास प्रभाव में जीता है। लेकिन सुखी क्लास वही है जो स्वभाव में जीता है।